स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जी's क्लासेस। दिस इज सिद्रा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के भी हमारे 2 लेक्चर्स आ गए हैं। होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो वाली वीडियोस देखिए, देन ये वाली वीडियो देखिए। अदरवाइज आप लोगों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कर रही थी, मेरा हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनवाया था। उसके थ्रू मैंने मतलब उसके हिसाब से मैंने ये कहा था आप लोगों से, आप हम लोग इसी हिसाब से चलेंगे। जो हम लेक्चर्स लेंगे उसको कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द सेल। डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने सेल की, क्योंकि हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। देन मैंने बताया था, उसके बाद डिस्कवरी बताई थी आपको। डिस्कवरी के पास है मेरे पास पार्ट, ठीक है। तो ये सब था मेरे पास। तो पार्ट में अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। पार्ट में मैंने पढ़ लिया था सेल मेम्ब्रेन, आप लोगों को पढ़ा दी थी। सेल मेम्ब्रेन के बाद मैंने सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितने मूवमेंट होते हैं सब आप लोगों को पढ़ा दिए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या होती है, जो कि एक प्लांट का ही फीचर होता है, जिसको हम प्लांट्स में ही पढ़ते हैं, एनिमल्स में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है सेल का, वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियस। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस क्या होता है, इधर देखिए। तो न्यूक्लियस सेलुलर कंपोनेंट है, सेल का एक पार्ट है न्यूक्लियस, जिसको हम सेलुलर कंपोनेंट बोलेंगे। सेंट्रली लोकेटेड है, सेल के सेंटर में पाया जाता है। लेट अस सपोज कि कोई सेल है, उसके सेंटर में क्या पाया जाएगा, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। लार्ज इन साइज, साइज में क्या होता है, ये लार्ज होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, इस पॉइंट को आप लोगों ने स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप लोगों को न्यूक्लियस ही लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, जैसा कि ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, जैसा कि यहाँ पे शो भी है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, उसके बाद इसका आता है डायग्राम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अब स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस को हम कैसे समझेंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप इस डायग्राम को प्लीज अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप इसके पूरे फीचर्स इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल बाउंडेड है, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है एक न्यूक्लियोलस, ठीक, न्यूक्लियोलस जो कि हमारे न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है, ठीक। अब उसके बाद इसमें ये है, ये तो हमारे क्रोमैटिन मटेरियल होता है, ठीक है। क्रोमैटिन यानी जेनेटिक मटेरियल ही होता है, क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रोमैटिन मटेरियल, यहाँ पर लिख लेना क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये थोड़े थोड़े से गैप्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, बारीक बारीक से स्ट्रक्चर जो दिख रही है, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ये भी एक पार्ट, ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि राइबोसोम बनाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाला जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम डिटेल में आगे जाके आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब स्टूडेंट्स देखो, कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस में क्या किया जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस में पहला आता है मेरे पास न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियस का एनवलप। सेकंड थिंग आती है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर एनवलप क्या होता है, कंपोज्ड बाय टू मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवलप ये होता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास सेल है, सेल के अंदर क्या लोकेटेड है, यहाँ पर न्यूक्लियस लोकेटेड है। अब ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, तो ये बाहर का क्या हुआ, ये हुआ मेरा न्यूक्लियर एनवलप, यानी इस स्ट्रक्चर को ही मैं क्या बोल रही हूँ, न्यूक्लियर एनवलप, जो कि है टू मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है।
अब इधर देखो कब टू मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ठीक। अब कवर्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर करता है, ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को ही तो कवर कर रही है ना, तो ये न्यूक्लियस को कवर करती है। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी चीज पाई जाती है, ये देखो, ये होती है हमारी साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितना कंटेंट पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये है मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इधर देखो, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है ना। वरना तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देन पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। इनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी है कि ये यहाँ पर पोर्स जो पाए जा रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। तो देन है मेरे पास परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियर प्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब ये क्या है, अब देखो यहाँ पर होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो भी कंटेंट पाया जाता है लिक्विड, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इन दोनों के बीच में जितने भी मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है इस मेम्ब्रेन के थ्रू, वो कौन करवाता है, न्यूक्लियर एनवलप करवाता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर एनवलप के बारे में। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में। अब न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है, यानी ये वाली थिंग जो कि न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पार्ट हमारा पाया जा रहा है। ये है लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस, ये तो सभी लोगों को पता है कि लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। फिर कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप, किससे कवर्ड है, ये न्यूक्लियर एनवलप से कवर्ड है। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं हम अब न्यूक्लियर प्लाज्म के पार्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि न्यूक्लियस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है हम न्यूक्लियर एनवलप में और सेकेंड है न्यूक्लियर प्लाज्म। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के मेरे पास 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज दैट न्यूक्लियस एंड सेकंड पार्ट इज दैट क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक है। अब इधर देखिए, अब न्यूक्लियस क्या होता है एंड क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया भी था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाई जा रही थी उसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये धागेदार स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे उसको हम बोल रहे थे क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक है, क्रोमैटिक मटेरियल। फिर अब इधर देखिए, न्यूक्लियोलस जो है 1 और मोर इन नंबर, न्यूक्लियस एक से ज्यादा नंबर्स में पाया जा सकता है, ठीक है। एंड फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स लाइक राइबोसोम्स। अच्छा, कोई भी सेल है उसको फंक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो वो प्रोटीन कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं। और राइबोसोम्स को कौन बनाता है, और राइबोसोम को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हम देख लेते हैं क्रोमैटिक मटेरियल। अब क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कोई भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी धागे हैं कुछ इस टाइप से गिरे पड़े हैं, उनको खोल के ऐसे डाल दो तो उनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिक मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब सेल डिवीजन में क्या होता है, ये जैसे कि लेट अस सपोज कि ये कोई भी मेरे पास सेल है, वहां पे बनाओ, इधर देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि कोई मेरे पास सेल है, ठीक है। अब उस सेल के अंदर मेरे पास क्या है, क्रोमैटिक मटेरियल है। अब इस सेल में क्या हुआ हमारा, इस सेल में हुआ सेल डिवीजन। जब इस सेल में सेल डिवीजन हुआ तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ये जो हमारे क्रोमैटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, ये स्ट्रक्चर होती है हमारी क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन के बारे में। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये दिखते हैं, ठीक है, जब इनमें सेल डिवीजन होता है। अच्छा हाँ, सेल डिवीजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस। जैसा कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग जब की थी तो आप लोगों को बताया था कि मतलब लास्ट में जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 तरह के सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, सेल डिवीजन के दौरान हमें दिखते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। क्रोमोसोम्स आई होप कि आपको पता होगी, क्रोमोसोम्स
और 46 ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम होते हैं और एक जो लास्ट वाला, सॉरी 22 तो ऑटोसोम होते हैं और जो लास्ट वाला है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब आइए देख लेते हैं क्रोमेटिन मटेरियल जो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्रोमेटिन मटेरियल पे क्या क्या पाया जा सकता है। तो इधर देखो, क्रोमेटिन मटेरियल के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है मेरा डीएनए, इसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए की होती है। इस तरह से हमारा आरएनए जो होता है, आरएनए की फुल फॉर्म भी आप लोगों की याद रखनी है, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये डीऑक्सी हटा देना, बस राइबो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए की, और डीऑक्सी अगर डी हम लगा रहे हैं तो हो जाता है डीएनए की डीऑक्सी, ठीक है। ये होते हैं प्रोटीन्स, होते हैं हमारे हिस्टोन्स, ठीक है। हिस्टोन्स के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल्स में, फिलहाल आप ये देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन, डीएनए जो है हमारा वो जीन से मिलके बनता है, ठीक है। अब जीन क्या होते हैं? जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी फंक्शनल स्ट्रक्चर, जैसे कि ये क्रोमोसोम में यहाँ पर बना रही हूँ, इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। अब आप अभी के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, यानी डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो फंक्शन करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का जो वर्क करता है, वो क्या होता है? हमारा जीन ही होता है। मतलब जीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है। और इधर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म ऑफ डीएनए फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर क्या आ रहा है, वो क्या कौन डिसाइड करता है? वो जीन से डिसाइड करते हैं। कि अगर हमारे पेरेंट्स की आईज ब्लू कलर की है तो हमारी आईज ब्लू कलर की हो जाएंगी। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ जीन्स। की जीन्स, उनके अंदर ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उनकी आईज ब्लू कलर की थी, और हमारे अंदर भी उन्हीं के अंदर से जीन्स आए हैं जिनकी वजह से हमारी आईज भी क्या है? ब्लू कलर की है। हमारे हेयर ब्लैक कलर के हैं, अगर हमारे फादर के हेयर ब्लैक कलर के हैं तो ये जो जीन्स उनके अंदर से हमारे अंदर आए हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं थोड़ा अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। आप थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर भी बता देती हूँ। तो देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है? पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप। जैसा कि सपोज कि ये कोई सेल है और ये क्या है? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास? ये है न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। इन दोनों के बीच में जो भी पार्ट पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो क्या आपको समझ में आया होगा? तो ये साइटोप्लाज्म की क्या है? ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब है साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? एक्वस ग्राउंड स्टेट सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के एक्वस ग्राउंड स्टेट, ये यानी कि अगर साइटोप्लाज्म एक्वस फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है। तो क्या आपको क्लियर हो गया होगा? सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट इन साइटोसोल। साइटोसोल में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से होते हैं? मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया भी था। जैसे कि हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स। तो ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोसोल में। और साइटोसोल क्या है? एक स्टेट है साइटोप्लाज्म की जो कि एक्वस स्टेट है, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि साइटोप्लाज्म में हमारे जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार प्लीज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मेरे लेक्चर्स भी देखते रहिए। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। होप कि स्टूडेंट्स आप मेरे सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
देख ही रहे होंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले जाके पिछली वीडियोस देखिए। बायोलॉजी की हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है बायोलॉजी की। जो चैप्टर हमारा चल रहा है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और मैंने अपने चैनल पर केमिस्ट्री एकदम कंप्लीट करवा दी है। जिन लोगों को केमिस्ट्री की नीड है, जो केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग केमिस्ट्री की वीडियोस को ज़्यादा देखिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा कि केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक कैसे क्लियर करते हैं, एकदम 9th क्लास से है। तो स्टूडेंट्स आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।